नमस्कार छात्रों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर हमारी इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल चैप्टर पर बात करने वाले हैं, अध्याय 23 यानी अभिवाक सौदेबाजी, जिसे हम आमतौर पर प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी पूरी न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी अदालतों पर मुकदमों का कितना भारी बोझ है ना? और इसी वजह से न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बोझ को आखिर कम कैसे किया जाए? प्ली बार्गेनिंग शायद इसी मुश्किल सवाल का एक जवाब हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्ली बार्गेनिंग है क्या। देखिए, बहुत सीधे और सरल शब्दों में ये एक प्रक्रिया है, एक नेगोशिएशन है। इसमें जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है यानी अभियुक्त, वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और इसके बदले में वो प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष के साथ एक समझौता करता है ताकि उसे सजा कम मिले। ये एक तरह से न्याय प्रक्रिया के अंदर ही एक डील है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले तो इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन देने से लेकर मामला सुलझने तक का पूरा प्रोसेस देखेंगे। फिर जानेंगे कि कोर्ट का फैसला और सज़ा कैसे तय होती है, और आखिर में इसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन कर कौन सकता है? क्या यह हर किसी के लिए है? नहीं। इसके नियम और इसकी सीमाएं बीएनएसएस की धारा 289 में बहुत साफ साफ बताई गई हैं। अब देखिए, यहाँ कानून बहुत स्पष्ट है। प्ली बार्गेनिंग सिर्फ उन अपराधों में हो सकती है जिनकी सज़ा 7 साल से कम है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये उन अपराधों पर बिल्कुल लागू नहीं होगी जिनमें सज़ाए मौत या उम्र कैद का प्रावधान है या फिर सज़ा 7 साल से ज़्यादा है। और सबसे अहम बात, देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों या फिर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए गए गंभीर अपराधों में भी प्ली बार्गेनिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि कौन आवेदन कर सकता है, तो आइए अब इसके प्रोसीजर पर चलते हैं। मतलब आवेदन से लेकर मामला सुलझने तक होता क्या क्या है। धारा 290, 291 और 292 हमें इसका पूरा रोड मैप देती हैं। तो प्रक्रिया शुरू होती है एक एप्लीकेशन से। धारा 290 के मुताबिक अभियुक्त को चार्ज फ्रेम होने के 30 दिनों के अंदर ही यह एप्लीकेशन देनी होती है। इसमें केस की शॉर्ट समरी देनी होती है और साथ में एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी लगाना होता है। और उस एफिडेविट में ये साफ साफ लिखना होता है कि वो ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है और उसे पहले कभी इस अपराध में सजा नहीं हुई है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। एप्लीकेशन आने के बाद कोर्ट नोटिस जारी करता है। फिर एक बहुत ज़रूरी कदम आता है। कोर्ट बंद कमरे में यानी इन कैमरा अभियुक्त से बात करके ये पक्का करती है कि उस पर कोई दबाव तो नहीं है। इसके बाद दोनों पार्टियों को समझौता करने के लिए 60 दिन का वक्त मिलता है। एक मीटिंग होती है जिसमें सब लोग होते हैं, प्रोसिक्यूटर, पुलिस, अभियुक्त और पीड़ित भी। और जब सब एक बात पर राजी हो जाते हैं तो एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में जमा कर दी जाती है। और यही इस पूरे प्रक्रिया की आत्मा है। जैसा कि धारा 290(4) में लिखा है, कोर्ट की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये 100% सुनिश्चित करे कि अभियुक्त ने ये एप्लीकेशन अपनी मर्जी से बिना किसी डर या दबाव के दी है। अगर कोर्ट को जरा भी शक हुआ तो वो एप्लीकेशन वहीं खारिज कर देगी। चलिए मान लीजिए कि दोनों पार्टियों में समझौता हो गया और रिपोर्ट कोर्ट में आ गई, तो अब कोर्ट क्या करेगी? अब देखते हैं कि अदालत इस मामले को फाइनल कैसे करती है और सजा कैसे तय होती है। ये सब धारा 293 में बताया गया है। देखिए, समाधान के बाद कोर्ट सबसे पहले पीड़ित के बारे में सोचती है और उसे मुआवजा देने का आदेश देती है। फिर सजा कितनी दी जाए, इस पर दोनों पक्षों को सुना जाता है। कोर्ट इस बात पर भी विचार कर सकती है कि क्या अभियुक्त को प्रोबेशन पर यानी उसके अच्छे बर्ताव की शर्त पर जेल भेजे बिना रिहा किया जा सकता है। और इन सब बातों पर गौर करने के बाद ही कोर्ट कानून के हिसाब से सजा सुनाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से कोई भी अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग के लिए तैयार होता है, यानी सजा में मिलने वाली छूट। पहले उन अपराधों की बात करते हैं जिनमें कानून में एक मिनिमम सजा पहले से तय है। अगर किसी अपराध के लिए कोई मिनिमम सजा तय है तो प्ली बार्गेनिंग के जरिए अभियुक्त को उस मिनिमम सजा की सिर्फ आधी सजा काटनी पड़ेगी। सोचिए, ये कितनी बड़ी राहत है। और रुकिए, ये और भी बेहतर होता है। अगर वो अभियुक्त पहली बार का अपराधी है, मतलब उसका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उसे मिनिमम सजा का सिर्फ 1/4 ही भुगतना पड़ेगा। ये सुधार को बढ़ावा देने वाला एक बेहतरीन प्रावधान है।
अच्छा, अब उन अपराधों की बात करते हैं जिनमें कोई मिनिमम सजा तय नहीं होती। क्या वहां भी कोई रियायत मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। ऐसे मामलों में जहां कोई मिनिमम सजा नहीं है, अभियुक्त को उस अपराध के लिए जो भी अधिकतम सजा तय है उसका 1/4 दिया जा सकता है। और यहां भी अगर अभियुक्त पहली बार का अपराधी है तो सजा और भी कम हो जाती है, तय सजा का सिर्फ 6वां हिस्सा। आप देख सकते हैं कि कानून पहली बार गलती करने वालों को सुधरने का एक पूरा मौका देने का इरादा रखता है। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। प्ली बार्गेनिंग से जो फैसला आता है उसकी कानूनी हैसियत क्या होती है और इस पूरी प्रक्रिया में अभियुक्तों के लिए क्या-क्या सेफ्टी गार्ड्स हैं, ये हमें धारा 295, 299 और 300 से पता चलता है। धारा 295 एक बहुत ही मजबूत नियम बनाती है। प्ली बार्गेनिंग के बाद अदालत जो भी फैसला देगी वो फाइनल होगा, अंतिम होगा। इसका मतलब है कि वो फैसला दोनों पार्टियों को मानना ही पड़ेगा। और इसी बात को और पक्का करते हुए कानून ये भी कहता है कि इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। आप इसे किसी और कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। हाँ, कुछ संवैधानिक रास्ते हैं, जैसे अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना, लेकिन वो बहुत ही असाधारण मामलों में होता है। आमतौर पर फैसला फाइनल है। कानून ने कुछ बहुत ही जरूरी सुरक्षा कवच भी दिए हैं। पहला, अभियुक्त ने अपनी एप्लीकेशन में जो भी बातें मानी हैं, उनका इस्तेमाल इस केस के अलावा और कहीं किसी और मकसद के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये पूरा चैप्टर नाबालिगों या बच्चों पर लागू ही नहीं होता। और तीसरा, अभियुक्त ने ट्रायल के दौरान जितना भी समय जेल में बिताया है, उसे उसकी फाइनल सजा में से कम कर दिया जाएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इन सभी नियमों और प्रक्रियाओं को समझने के बाद आपको क्या लगता है? क्या अभिवाक सौदेबाजी हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक असरदार समाधान है? क्या ये वाकई मामलों का बोझ कम कर सकती है? इसके फायदे क्या हैं और क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे।